नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार एवं शिक्षाप्रद कहानी आखिर कितनी ज़मीन, जिसके कहानीकार है प्रसिद्ध लेखक लियो टॉलस्टॉय। इनकी यह एक प्रसिद्ध रचना है, कहानी है कि जिसके माध्यम से मनुष्य को एक सीख मिलती है कि अधिक लालच करने से उसका फल कैसे बुरा होता है और उसके दुष्परिणाम हमें कैसे भोगने पड़ते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए, यही सीख दी है। जैसे कि मेरे गुरु कहा करते थे कि तमन्ना न आसमां की कीजिए कि जमी भी पैरों से जाती रहे। तो इस तरह आसमां पाने की यदि आप चाहत रखेंगे तो आपके पास जो भी है वह भी आपके पास से चला जाएगा, ऐसा उनका कहना था और यह सच भी है। तो हमें जितना है, जितना मिला हुआ है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए। तो देखते हैं हम आज की कहानी। इस कहानी का प्रमुख पात्र है दीना। एक किसान है और गांव में सबसे संपन्न किसान है। वह, उसका परिवार, वह सब कुछ खुशी थे, खुशी खुशी से रह रहे थे, सभी प्रसन्न थे, आनंदित थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं लोगों को उसकी अच्छाई देखी नहीं जाती है। कहते हैं ना कि कुत्ते को गति और इंसान को प्रगति अच्छी नहीं लगती। तो इसी तरह से कुछ लोग उसका बुरा चाहने लगे थे और फिर उनके खेतों में अपने जानवर चरने के लिए छोड़ने लगे थे। तो इस बात से दीना बहुत परेशान हो गया था। निरंतर दूसरों के जानवर उसके खेत में आते थे और उसका पूरा जो धान था वह खा जाते थे, तो इसलिए वह बहुत परेशान था। तो इसे परेशान होकर एक बार अदालत में अर्जी दे देता है और उनके ऊपर मुकदमा कर देता है। तो इनके ऊपर मुकदमा करने के बाद इन लोगों के ऊपर जुर्माना हो जाता है और जानवर चारने के कारण इनको जुर्माना हो जाता है और उनको जुर्माना हर्जाना देना पड़ता है। तो इसके कारण तो लोग और उससे अधिक चिढ़ने लगे और कोई भी उससे अब दोस्ती नहीं करने लगा, उससे बातें नहीं करने लगे। तो वो अब पूरे गांव में अकेला पड़ गया था। तो इसलिए वो थोड़ा सा वहां से पूरे गांव से वह संतुष्ट नहीं था। तो उतने में ही उसके पास एक परदेसी किसान आता है, रास्ते से जा रहा होता है, उससे कुछ बातें होती है, आते उसे पानी पीने के लिए दिया जाता है। मुसाफिर है, बहुत दूर से आया था। तो बातों बातों में पता चलता है कि एक सतलुज नदी के पास जो है बहुत बड़ी जमीन है वहां पर, और सबको वहां पर जमीन बांटी जा रही है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी जमीन है तो सबको बांटी जा रही है। आप भी जाएंगे तो आपको बहुत सारी जमीन आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से जैसे ही उसे सूचना मिलती है वह पहले ही इस गांव से परेशान हो गया था, यहाँ के लोगों से। तो वह वहां पर जाने लगता है, अपने परिवार के साथ जाता है। जाने के बाद वहां गांव की पंचायत से मिलता है, गांव के पंचायत के लोगों से कुछ भेंट वस्तुएं देता है और वहां उसे जमीन मिलती है। 100 एकड़ की जमीन उसे वहां पर मिलती है, बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन उसे वहां पर मिलती है। तो जैसे ही उसे जमीन मिलती है वह वहां पर नौकर आदि रखता है, बैल वहां पर जो है बैल भी ले लेता है, खरीद लेता है और वहीं पर अपना घर बनवा लेता है। कुछ ही दिनों में वह इतना अमीर बन जाता है कि सभी तरह की सुख सुविधाएं उसके पास उपलब्ध होती है, मतलब सबसे संपन्न अमीर व्यक्ति वह बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना, मनुष्य की इच्छा कभी कम नहीं होती है, चाहत कभी कम नहीं होती है। तो उसकी जो अधिक और ज्यादा पाने की इच्छा है, और ज्यादा पाने की जो इच्छा है वह खत्म नहीं होती है। वो चाहता है कि मुझे और अधिक जमीन मिल जाए, मैं और अधिक अमीर बन जाऊं, तो मेरे जैसा कोई अमीर और दूसरा कोई नहीं होगा, ऐसा वो सोचने लगता है। और दिन ब दिन वो सपने देखने लगता है कि काश मुझे और अधिक जमीन मिल जाती। तो इतने में कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, एक सौदागर उसके पास आता है और सौदागर से बातों बातों में पता चलता है कि बहुत कुछ दूरी पर एक नदी के किनारे, बहुत दूर है वह, लेकिन वहां पर इतनी सारी जमीन है कि आप जितनी चाहे उतनी जमीन ले सकते हो। वहां पर कोई लोग जमीन नहीं करते, खेती नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप वहां पर जाकर जितनी चाहे उतनी जमीन आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे ही से यह सूचना मिलती है कि बहुत सारी जमीन जितनी चाहे उतनी मिल रही है, तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा, कितना बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास जो चाहे वो मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह के सपने देखने लगता है और इसलिए वह पूरा कारोबार जो है खेती बाड़ी का, घर का कारोबार अपनी पत्नी के ऊपर सौंप देता है और अपने एक नौकर को साथ लेकर वह यात्रा के लिए निकल पड़ता है। लगभग 7 दिनों की यात्रा करने के बाद उसे वह कोलोन की बस्ती मिल जाती है कि जहां पर वह जमीन थी। तो 7 दिनों की यात्रा करने के बाद वो वहां पर पहुंच जाता है, कोलोन की बस्ती के पास पहुंच जाता है, वहां के लोगों से मिलता है। जो पहले से ही उसने तय किया था कि वहां के लोगों को भेंट वस्तुएं देकर मैं प्रसन्न करूंगा और उनसे जमीन मैं ले लूंगा। तो इस तरह वहां के लोगों को वह भेंट वस्तुएं देता है और खुश करवाता है। वहां के लोगों से बात करने के लिए एक दुभाषिया, जैसे कि दूसरी लैंग्वेज, दोनों भाषाओं को जानने वाला जो दुभाषिया मीडिएटर होता है, तो उसके साथ संपर्क स्थापित करता है और अपनी जो भी है बातचीत करता है। तो वहां के लोगों से पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी जमीन यानी कि किसान नहीं है, सभी लोग यहाँ पर पशुपालन का काम करते हैं, जानवर संभालने का काम करते हैं, तो कोई खेती नहीं करता है। तो यह बहुत प्रसन्न होता है, वो सोचने लगता है कि यहाँ पर अब मैं बहुत सारी जमीन ले लूंगा। तो कुछ देर के बाद वहां का मुखिया, उनका सरदार आता है। जैसे ही सरदार आता है सभी लोग उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। दीना को पता चलता है कि यहाँ का मुखिया है, तो वो भी उसके सम्मान में खड़ा होता है और फिर जो अनमोल वस्तुएं उसने साथ में लाई थी, वो जो भी वस्तुएं लाई थी वो सरदार को देता है और सरदार को भी खुश कर देता है, प्रसन्न कर देता है। सरदार भी खुश हो जाता है। लोग, जो वहां के लोग हैं, वह कहते हैं कि ये जो आया है यहाँ पर किसान, इसका उद्देश्य है कि यह यहाँ पर खेती करना चाहता है, उसे खेती चाहिए। तो सरदार भी कहते हैं कोई बात नहीं है, जितनी चाहे उतनी खेती आप ले लो। तो कहता है कि मुझे खेती लिखा पढ़ी में चाहिए, तो उसके दस्तावेज चाहिए मेरे नाम पर। तो वो कहता है ठीक है, तो फिर आप एक दिन का 1000 रुपये दीजिए और जमीन ले लीजिए। दीना परेशान होता है, एक दिन का 1000 रुपये, ये कैसा हिसाब रहा? अभी तक तो मैंने ऐसा हिसाब नहीं देखा। मैंने एकड़ के भाव से खेती मोल ली है, तो ये कैसा हिसाब है? एक दिन का 1000 रुपया, उसके समझ में नहीं आता है। वो कहता है कि ये कैसा हिसाब रहा, एक दिन का 1000 रुपया? तो वह कहता है कि आप एक दिन में चलकर जितनी जमीन नाप लोगे उतनी जमीन तुम्हारी रहेगी, सिर्फ तुम्हें 1000 रुपये देने पड़ेंगे। वो कहता है कि मैं एक दिन में तो मैं 50-60 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर उतनी दूरी में पार कर सकता हूं, तो कितना बढ़िया है। वो खुश हो जाता है और तुरंत उसकी बात मान लेता है। ठीक है, कहता है कि मैं तैयार हूं, 1000 रुपये मोल से मैं एक दिन के लिए जमीन लेने के लिए, एक दिन में चलकर नाप कर जमीन लेने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, दिन तय होता है। दूसरा दिन तय होता है। रात में ही वो सोते समय कितने अलग अलग सपने समझाता है कि मैं ऐसा इतना बड़ा, इतनी जमीन नाप लूंगा, अच्छी जमीन लूंगा, इतने सारे बैल लूंगा, दर्जनों बैल लूंगा, या ऐसे 20-25 नौकर रखूंगा, मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। ऐसे सपने देखने लगता है और उसी सपनों में वो रात बिता देता है। जैसे ही दूसरे दिन सुबह जल्दी उठता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा जमीन नापनी है, इसलिए जल्दी उठता है, साथ में रोटी बांध लेता है, नौकर के साथ चल देता है और जहां सरदार ने कहा था वहां टेकड़ी पर पहुंच जाता है। कुछ ही समय में सरदार भी वहां पर आते हैं और सबसे ऊंची टेकड़ी पर वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर सरदार अपनी टोपी उतारकर वहां पर एक निशानी के रूप में रख देता है और कहता है कि यहाँ पर आप जो भी एक दिन का 1000 रुपया यहाँ पर रख दो। तो वो वहां पर 1000 रुपया रख देता है और कहता है कि शर्त यह है कि तुम्हें पूरे दिन में चलकर जमीन नापनी होगी, वहां पर निशान करने होंगे और फिर वापस इसी जगह पर आपको वापस आना होगा, तभी जमीन तुम्हारे नाम की होगी। यदि आप वापस नहीं आते हो तो तुम्हारे 1000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे और तुम्हें जमीन भी नहीं मिलेगी। तो यहां से चलना शुरू करके फिर से आपको इसी जगह पर आना होगा। तो इस तरह से ये पूरी जमीन उतनी आपकी होगी। वो कहता है ठीक है। साथ में उसने फावड़ा लिया होता है निशान करने के लिए और वह अपनी यात्रा शुरू कर देता है। तो जमीन नापते नापते वो देखता है, चलता रहता है, पूर्व दिशा की ओर निकलता है। सबसे पहले वो पूर्व दिशा की ओर निकलता है और चलते 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 जमीन रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान करते चला जाता है। जमीन खोदकर वहां पर अपने निशान लगा देता है। जैसे जैसे सूरज बढ़ता है, दिन और अधिक तेज होता है, तो धूप से वह परेशान होने लगता है। तो दोपहर में लगभग दोपहर के समय 12-1 बजे उसे थोड़ी सी भूख लगती है।
वो थोड़ा सा बैठता है, खाना खाता है, पानी पीता है, थोड़ा सा आराम करना चाहता है, थोड़ा सा थक जाता है, आराम करना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि कहीं मुझे आंख न लग जाए, कहीं मैं सो न जाऊं, इसलिए वह आराम नहीं करता है। बिना आराम किए वो फिर से जमीन नापने के लिए आगे बढ़ जाता है। कड़ी धूप में निशान बनाते बनाते, जमीन खोदते खोदते वो बहुत थक जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता, वो बहुत ज्यादा जमीन चाहता था। तो इसलिए वह जमीन नापते 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 लगभग 15 किलोमीटर की दूरी वह पूर्ण कर लेता है। और वह अब कहता है कि अब मुझे यहाँ पर रुककर वापस लौटना चाहिए। उसे समझ में नहीं आता है कि अब किस तरफ वापस जाए, फिर भी वो निकलता है। लेकिन जैसे वापस मुड़ने के लिए वो सोचता है तो उसे और अधिक जमीन, उपजाऊ जमीन उसे मिल जाती है। वो उतनी और 2-3 एकड़ की जमीन और उतनी नाप लेता है और फिर वहां से वापस लौटता है। जैसे जैसे वापस आता है वैसे वैसे रास्ते में थोड़ी सी और अधिक अच्छी जमीन उसे मिलती है, तो वो उस जमीन को भी नाप डालता है। तो इस तरह से वो वापस आता है, देखता है तो शाम होने को आ रही है, सूरज ढलने को आ रहा होता है। तो दूर उसे टेकड़ी उसे दिखाई देती है, लगभग बहुत दूरी से टेकड़ी दिखाई देती है। अभी सूरज डूबा नहीं था, डूबने की ओर था। तो वो सोचता है कि अब मैं टेकड़ी तक जा सकता हूँ, इसलिए जमीन नापते नापते वह वहां तक टेकड़ी तक पहुंचना चाहता है। लेकिन वह सूरज वहां पर ढल चुका होता है, वो निराश हो जाता है। टेकड़ी तो उसे दिखाई देती है, लेकिन सूरज ढला हुआ होता है, सूरज ढला हुआ होता है। तो वो परेशान हो जाता है कि अब क्या करूं। लेकिन जैसे देखता है कि टेकड़ी पर से लोग इशारा कर रहे थे कि वहां पर टेकड़ी ऊंचाई पर होने के कारण वहां पर सूरज अभी तक डूबा नहीं था, तो वहां से सूरज दिखाई दे रहा था। तो उसके मन में उत्साह और जाग जाता है और वो कहता है कि नहीं, अब मैं वहां तक कैसे भी करके पहुंच जाऊंगा। तो वहां से जोर जोर से दौड़कर वहां उस टेकड़ी तक पहुंचने लगता है। तो और अधिक तेज गति से वह दौड़ने लगता है, पूरी तरह से थका हुआ है, कुछ भी उसमें जान नहीं रही है, लेकिन फिर भी कहीं मेरे हाथ से पूरी जमीन निकल न जाए। इतनी मेहनत मैंने जो की है वो मिट्टी में न मिल जाए, उस पर पानी न फिर जाए, इसलिए वह और तेज गति से दौड़ने लगता है। और आखिर सूरज ढलने से पहले वह उस निशान तक पहुंच जाता है, टोपी तक पहुंच जाता है और उस टोपी को छूकर वहां थम से गिर जाता है, जोर से गिर जाता है। सरदार खुश हो जाता है कि अब ये पूरी जमीन तुम्हारी हो गई, अब ये लो तुम्हारे दस्तावेज, तुम्हारे ये दस्तावेज पर वो अपने हस्ताक्षर कर देता है और ये लो जमीन अब तुम्हारी हो गई। लेकिन जो दीना है वो वहां पर लेटा हुआ होता है, वह कुछ बात भी नहीं करता है। नौकर आकर देखता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उठने का नाम नहीं लेता है। नौकर देखता है तो वह मर चुका होता है। तो इस तरह से यानी कि अंतिम सांस तक उसने जमीन नापी और अधिक ज्यादा पाने की चाहत में, और वह जमीन पूरी इतनी जमीन पाने के बाद भी उसका उपभोग नहीं कर सका, उसका उपयोग नहीं कर सका। आखिर में वह बिना जमीन पाए ही मर जाता है। तो इस तरह मनुष्य की ज्यादा पाने की इच्छा और अधिक पाने की इच्छा जितना है उसमें वह संतुष्ट नहीं है, और मुझे चाहिए, मुझे खुश बनना है, और मुझे अमीर बनना है, और मुझे पैसे कमाने हैं, ये जो उसकी इच्छा होती है, चाहत होती है, यही उसे आखिर ले डूबती है। तो दीना की तरह हर एक की अवस्था हो सकती है। जैसे दीना अंत में मर गया और उसे जमीन में गाड़ने के लिए सिर्फ 2 मीटर की जमीन लगती है, तो 2 मीटर की जमीन में उसे गाड़ा गया। तो इस तरह से इतनी जमीन पाने के बाद भी अंत में उसकी मृत्यु होने के बाद उसे सिर्फ 2 मीटर जमीन लगती है। तो आखिर मनुष्य को जमीन कितनी लगती है, यही प्रश्न इस कहानी के माध्यम से होता है। सिर्फ मरने के बाद 2 गज जमीन लगती है, 2 मीटर की जमीन लगती है, और उसी जमीन में उसे गाड़ा जा सकता है। तो इतनी चाहत हमें नहीं रखनी चाहिए, इतनी आशा आकांक्षा इच्छाएं हमारी बड़ी नहीं बनानी चाहिए। तो ये बात रखिए कि तमन्ना न आसमां की कीजिए कि जमीन भी पैरों से जाती रहे। तो इस तरह से और अधिक ज्यादा पाने की इच्छा मत रखिए, जितना है उसमें भी संतुष्ट रहिए। बस ईश्वर ने हमें दिया है, बस इतना ही हमें मिला हुआ है, और हम इतने में ही खा पी कर आराम से रहेंगे, यही बात सोचते रहिए और बस संतुष्ट रहिए, किसी बात की चिंता मत कीजिए। यही सीख इस कहानी के माध्यम से मिली है, और निश्चित रूप से आप भी ये सीख लेकर निश्चित रूप से अपना जीवन सुखी यापन करेंगे, यही मैं आशा करता हूं और यहीं पर रुकता हूं। तो मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।